मित्रों, बहुत समय पहले काशी नगरी में ब्रजमुकुट नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनके पुत्र राजकुमार को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। वहीं जंगल में उनकी मुलाकात एक राजकुमारी से होती है। दोनों मन ही मन प्रेम करने लगे, लेकिन राजकुमारी कहाँ की है यह मालूम नहीं था। तब राजकुमार और राजकुमारी को मिलाने में राजकुमार के मित्र ने जो भूमिका निभाई वह तारीफ के काबिल थी। लेकिन राजकुमारी ने उसी मित्र को मारने के लिए राजकुमार के हाथों जहरीली मिठाई भिजवा दी। ये कौन सी नेकी का सिला था जो इस मित्र को मिला? आगे की कथा जानने के लिए हमारी कहानी को अंत तक सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक समय की बात है। उस समय काशी नगरी में प्रताप मुकुट नामक राजा राज्य किया करता था। उसके महल में उसकी रानी महादेवी और पुत्र ब्रज मुकुट रहा करते थे। राजकुमार ब्रज मुकुट को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजकुमार नगर दीवान के पुत्र के साथ शिकार खेलने वन में गया हुआ था। शिकार खेलते खेलते राजकुमार को पता ही नहीं चला कि कब वह दीवान पुत्र से बिछुड़ गया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया, जहाँ पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब देखने में बहुत ही सुंदर था। विभिन्न प्रकार के पक्षी वहाँ पर चहक रहे थे। राजकुमार को बहुत जोरों की प्यास लग रही थी, इसलिए उसने घोड़े से उतरकर तालाब से पानी पिया और तालाब के किनारे कुछ देर बैठकर थकान मिटाई। पास ही उसे एक मंदिर दिखाई पड़ा। उसने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। जब कुछ समय बीता तो राजकुमार ने सोचा अब यहाँ से वापस चलना चाहिए। वह अपने घोड़े की तरफ चल दिया। तभी उसे पास में कुछ स्त्रियों के बोलने की आवाज़ें सुनाई दी, तो वह तुरंत ही एक वृक्ष की ओट में छिप गया और देखने लगा। उस तालाब में किसी नगर की राजकुमारी अपनी दासियों के साथ उस समय जल क्रीड़ा करने आई हुई थी। राजकुमार ब्रज मुकुट की दृष्टि जब उस राजकुमारी पर पड़ी तो वह उससे पहले ही दृष्टि में भाग गई। काफ़ी देर तक वह राजकुमारी को एकटक देखता रहा। जब उससे ना रहा गया तो वह राजकुमारी के पास पहुंच गया। एक अनजान पुरुष को अपने पास आया देखकर जिसे जहां जगह मिली वो वहां पर छिप गई। राजकुमार राजकुमारी के एकदम समीप पहुंच गया था। राजकुमारी भी अपने समीप एक सुंदर युवक को देखकर आश्चर्यचकित थी। वह अनजान युवक से उसे भी पसंद आ गया। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक यूं ही निहारते रहे। राजकुमारी को फिर न जाने क्या सूझा कि उसने अपने सिर में लगा फूल अपने कान पर लगाया। उसके बाद दांतों से काटकर नीचे फेंक दिया और पैरों से दबाकर उसे पुनः उठाकर सीने से लगा लिया। इसके तुरंत बाद वह अपनी दासियों के साथ लौट गई। राजकुमार को यह कुछ भी समझ में नहीं आया। वह तो उस राजकुमारी के ख्यालों में खोया हुआ उस रास्ते को एकटक देखता रहा जिससे राजकुमारी वापस चली गई थी। कुछ क्षण पश्चात जब राजकुमार की तंद्रा टूटी तो उसे अपने आप पर बहुत निराशा हुई कि उसने बहुत ही कीमती समय यूं ही गंवा दिया और उस सुंदर कन्या के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। मन मारकर राजकुमार वापस अपनी नगरी को चल दिया। अपने महल में लौटकर आने पर राजकुमार खोया खोया सा रहने लगा। उसकी इस दशा को देखकर उसका मित्र दीवान पुत्र तुरंत ही समझ गया कि राजकुमार को किसी से प्रेम हो गया है। दीवान पुत्र ने राजकुमार से जब उसकी इस दशा के बारे में पूछा तो राजकुमार ने अपने मित्र को सब कुछ स्पष्ट बता दिया। मित्र ब्रजमुकुट, वास्तव में उसने तुम्हारे सामने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है और सब कुछ संकेत से समझा दिया है। दीवान पुत्र ने कहा। वह कैसे? ब्रजमुकुट ने आश्चर्य से भरकर पूछा। देखो मित्र, उसने फूल बालों से निकालकर अपने कान में लगाया, यानी कि वह कर्नाटक की राजकुमारी है। फूल को दांतों से काटने का अर्थ है कि वह राजा वक्रदंत की पुत्री है। और फूल को काटकर पैरों के नीचे दबाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया। फूल को अपने हृदय से लगाने का अर्थ है कि वह तुम्हें प्रेम करती है और उसने तुम्हें अपने हृदय में बसा लिया है। अच्छा, राजकुमारी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपने मित्र से कहा कि वह उससे मिलने को बेचैन हो रहा है। उसके मित्र ने राजकुमार को पद्मावती से मिलवाने का वचन दिया। अगले दिन वे दोनों
राजकुमारी से मिलने कर्नाटक चल दिए। कुछ दिनों की यात्रा पूर्ण करने के बाद वे दोनों कर्नाटक राज्य में पहुंच गए। उन्हें यह तो पता था कि पद्मावती कर्नाटक की राजकुमारी है, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उससे किस तरह से मिला जाए। इसी सोच विचार में अगले दिन प्रातः जब वे दोनों राजमहल के पास से गुजरे तो वहाँ नज़दीक ही उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। फिर उन दोनों ने उस कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया तो एक वृद्धा स्त्री ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर दो नव युवकों को देखकर उस वृद्धा स्त्री ने पूछा, हो बेटा, क्या काम है? माताजी, हम लोग व्यापारी हैं और इस राज्य में व्यापार करने आए हैं। 1-2 दिन में हमारा सामान भी आ जाएगा। हम यह जानना चाहते हैं कि यहाँ पर रात गुजारने की कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। दीवान के पुत्र ने कहा, बेटा, तुम दोनों मुझे भले आदमी लगते हो, तुम जब तक चाहो यहाँ ठहर सकते हो। वृद्धा ने उत्तर दिया। दोनों ने वृद्धा स्त्री का आभार प्रकट किया और कुटिया में अंदर आ गए। वृद्धा ने उनका यथोचित अतिथि सत्कार किया। फिर उसने उन दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन कर चुकने के पश्चात राजकुमार ब्रजमुकुट ने उस वृद्धा से पूछा, माँ, इस कुटिया में कोई और दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? क्या तुम इस कुटिया में अकेली रहती हो? हाँ बेटा, मैं इस कुटिया में अकेली ही रहती हूँ। यह कुटिया मुझे इस राज्य के राजा ने दे रखी है और वही मेरे रहने आदि की सब व्यवस्था करते हैं। वृद्धा ने उत्तर दिया। अच्छा, पर क्यों? राजकुमार ने आश्चर्य में भरकर पूछा। बेटा, मैंने इस नगर की राजकुमारी को बचपन से पाला पोसा है। वह मेरे ही हाथों में पली बड़ी है, लेकिन अब इस अवस्था में मेरा क्या काम, इसलिए अब मैं यहाँ पर रहती हूँ और कभी कभार राजमहल में जाकर राजकुमारी से मिलाती हूँ। मैं राजमहल में कभी भी आ जा सकती हूँ, मुझे कोई मनाही नहीं है। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा उसकी मंजिल मिल गई है, परंतु फिर भी उसने संकोच करते हुए वृद्धा से पूछा, माँ, जब आप राजमहल जाएंगी तो क्या हमारा एक संदेश राजकुमारी को दे देंगी? क्यों नहीं बेटा, मैं कल प्रातः ही तुम्हारा संदेश लेकर चली जाऊंगी। वृद्धा ने उत्तर दिया। ठीक है माँ, तुम उससे केवल यह कहना कि ज्येष्ठ सुदी पंचमी को तालाब के किनारे जो राजकुमार तुमसे मिला था, तुमसे मिलने तुम्हारी नगरी में आया है। अगले दिन प्रातःकाल वह वृद्धा राजकुमार ब्रजमुकुट का संदेश लेकर राजमहल में गई। वृद्धा यह जान समझ चुकी थी कि उसकी कुटिया में आने वाला नवयुवक कोई व्यापारी नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। उसे भी वह राजकुमार राजकुमारी के लिए पसंद आ गया था। उसे चिंता थी तो सिर्फ इस बात की कि महाराज इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं। राजमहल में पहुंचकर वृद्धा ने राजकुमारी से भेंट की। दोनों में कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर उस वृद्धा ने राजकुमारी से कहा, पुत्री, मैं जानती हूँ तुझे किसी से प्रेम हो गया है। यह आप कैसी बातें कर रही हैं दाई माँ? पद्मावती ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अब मुझसे न छिपा, ज्येष्ठ सुदी की पंचमी को जो राजकुमार तालाब पर तुझे मिला था वह अब यहाँ पर आ गया है और वह यहाँ मेरी ही कुटिया में ठहरा हुआ है। यह कहकर वृद्धा ने राजकुमारी को राजकुमार का संदेश सुना दिया। कोई भी उत्तर देने की जगह राजकुमारी पद्मावती ने चंदन पुते हाथों से वृद्धा के दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ इतने तेज थे कि 10 उंगलियों के निशान उसके गालों पर छप गए। निराशा भाव से वह वृद्धा अपनी कुटिया में लौट आई और सारी बात राजकुमार को स्पष्ट बता दी। राजकुमार भी राजकुमारी की इस हरकत पर ठगा सा रह गया, परंतु राजकुमार का मित्र सारी बातें तुरंत ही समझ गया। उसने राजकुमार को समझाते हुए कहा, दुखी न हो मित्र, पद्मावती ने तो तुम्हारे लिए संदेश भिजवाया है। क्या मतलब? राजकुमार की समझ में कुछ भी न आया। अरे भाई, पद्मावती ने जो चंदन भरे हाथ अपनी दाई माँ के मुँह पर मारे हैं, उनका अर्थ यह है कि चांदनी रातों के बीत जाने के 10 दिन बाद मुलाकात होगी। राजकुमार के मित्र ने समझाया। राजकुमार और वृद्धा को जब इस बात की वास्तविकता की जानकारी हुई तो वे बहुत प्रसन्न हुए। 10 दिन बीत जाने के बाद वह वृद्धा उन्हें राजकुमार ब्रजमुकुट का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई, लेकिन इस बार राजकुमारी पद्मावती ने वृद्धा दाई माए के गाल पर
गुलाल से 3 उंगलियों की छाप लगा दी। वृद्धा राजमहल से वापस अपनी कुटिया में लौट आई। ब्रज मुकुट इस बात का अर्थ नहीं समझ सका। उसने अपने मित्र से पूछा तो उसने बताया कि इस बार राजकुमारी मासिक धर्म के कारण 3 दिन रुकने के लिए कहा है। 3 दिन के बाद राजकुमार ने फिर से वृद्धा को राजकुमारी के पास संदेश देकर भेजा। इस बार राजकुमारी ने वृद्धा के गाल पर काला रंग लगाकर उसे पश्चिम की ओर खुलने वाली खिड़की से जाने को कहा। कुटिया में लौटकर वृद्धा ने जब सारी बात राजकुमार को बताई तो उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, अब तुम दोनों के मिलने का समय निकट आ गया है। रात के घने काले अंधेरे में राजकुमारी ने तुम्हें पश्चिम की ओर की खिड़की के रास्ते अंदर बुलाया है। यह बात सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसके लिए तो रात एक प्रतीक्षा करना भारी पड़ रहा था। आखिर में जब रात हुई तो वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजकुमारी पद्मावती से मिलने पहुंच गया। राजकुमारी को सामने पाकर राजकुमार स्वयं को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। राजकुमारी भी जैसे उसी की ही प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों वर्षों से बिछड़े प्रेम की तड़प को महसूस कर रहे थे। उनसे अधिक समय तक न रहा गया और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। कई दिन कई रात इसी तरह प्रेमालाप में व्यतीत हो गए। अचानक एक दिन राजकुमार ब्रज मुकुट को स्मरण हो आया कि वह कई दिनों से राजकुमारी के साथ उसके कक्ष में रहकर आनंदित जीवन व्यतीत कर रहा है, परंतु उसका मित्र उससे दूर रहकर न जाने क्या क्या सोच रहा होगा। उसे रह रहकर अपने मित्र की चिंता सता रही थी। उसकी परेशानी को देखकर राजकुमारी भी बेचैन हो उठी और जब उसने राजकुमार की चिंता का कारण जानना चाहा, पहले तो राजकुमार उसे लगातार टालता रहा, परंतु जब राजकुमारी ने ज़्यादा जोर दिया तो उसने कहा, मेरा एक सच्चा मित्र है, उसी ने तुम्हारे तक पहुंचने में मेरी बहुत मदद की है, वरना मैं तो तुम्हारे उलझे हुए संदेशों को समझ ही नहीं पाता। मैं सोचता हूँ कि अब बहुत दिन हो गए, मुझे उससे अवश्य मिल आना चाहिए। क्यों नहीं राजकुमार, वह तुम्हारा सच्चा मित्र ही नहीं हितैषी भी है। तुम उससे मिलने अवश्य जाओ और मेरी तरफ से अपने मित्र के लिए कुछ मिठाई लेते जाओ। उन्हें केवल अपने मित्र को ही खिलाना और कहना कि मैंने विशेष रूप से तुम्हारे ही लिए भेजी है। इन्हें खाकर वह तुम्हारे बिछड़ने के गम को भूल जाएगा। राजकुमारी ने कहा। राजकुमार मिठाई लेकर वृद्धा की कुटिया में वापस आ गया। वहाँ पर उसका मित्र बहुत दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। मित्र, राजकुमारी पद्मावती ने तुम्हारे लिए कुछ मिठाई भेजी है। उसने यह भी कहा है कि वह सिर्फ तुम्हें ही दूं। यह लो। राजकुमार ने मिठाई अपने मित्र को देते हुए कहा। यह सिर्फ मेरे लिए है। मित्र चौंका। क्यों, क्या हुआ? क्या वह तुम्हारे लिए मिठाई नहीं भेज सकती? राजकुमार ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु जरा समझकर बताओ कि राजकुमारी पद्मावती ने क्या कहकर मिठाई भेजी है। राजकुमार ने सारी बात ज्यों की त्यों अपने मित्र को बता दी। मित्र यह सुनकर सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी मिठाई होती है जिससे मित्र के बिछड़ने का गम भुलाया जा सकता है। अचानक कुछ सोचकर राजकुमार का मित्र उठा और कुटिया से बाहर आकर मिठाई का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। खाने की कुछ देर बाद वह कुत्ता मर गया। यह सब देखकर राजकुमार आश्चर्य से भर गया। उसे समझ में नहीं आया कि वास्तव में राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। जब उसने अपने मित्र से इस सब का कारण पूछा तो उसने बताया, मित्र, वास्तव में राजकुमारी नहीं चाहती कि उनके और उसके प्रेम को कोई और बांटे, इसीलिए उसने ऐसा किया था। यह सुनकर राजकुमार अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने मित्र से कहा कि वह राजकुमारी को इस अपराध का दंड अवश्य देगा। नहीं राजकुमार, वह तुम्हारा प्रेम है, तुम उससे विवाह करके उसे अपने राज्य में ले चलो। शायद इसके लिए उसके पिता नहीं मानेंगे क्योंकि हम दूसरे राज्य के हैं। ठीक है, फिर जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तुम राजकुमारी से जाकर कह दो कि वह मिठाई मैंने अपने मित्र को दे दी है और उससे पहले की तरह प्रेम करो। रात होने पर तुम राजकुमारी को मूर्छित करने वाली यह दवा पिला देना। मित्र ने दवा देते हुए कहा। उसके बाद राजकुमार ने पूछा, जब वह मूर्छित हो जाए तो उसके सभी आभूषण उतार लेना और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल से
हल्की सी चोट कर देना, परंतु इतना अवश्य ध्यान रहे त्रिशूल के तीनों फलों के निशान जांघ पर बनने चाहिए। इसके बाद आभूषण को लेकर मेरे पास आ जाना। इसके बाद तुम्हें आगे क्या करना है वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। राजकुमार निर्धारित समय पर राजकुमारी से मिलने राजमहल में पहुंच गया। राजकुमारी उसे देखते ही खुशी से राजकुमार से लिपट गई और पूछा कि क्या उसने वह मिठाई अपने मित्र को दे दी थी। राजकुमार ने वैसा ही सब कुछ बताया जैसा कि उसके मित्र ने उसको समझाया था। रात को मौका पाकर राजकुमार ने राजकुमारी के दूध में मूर्छित करने वाली दवा मिला दी। मूर्छित होने के बाद राजकुमार ने उसके सारे आभूषण उतारे और उसकी जांघ पर त्रिशूल से निशान बनाकर अपने मित्र के पास उस वृद्धा की कुटिया में लौटाया और अपने कार्य के सफलतापूर्वक संपन्न होने की सूचना दी। प्रातः जब राजकुमारी की मूर्छा टूटने पर परिस्थिति से अवगत हुई तो वह बहुत परेशान हो उठी। उसने अपनी प्रमुख दासी से इस बारे में सोच विचार किया और अंदाजा लगाया कि रात को कोई चोर आया होगा। वह आभूषणों और राजकुमार को अपने साथ ले गया होगा और उस चोर से संघर्ष करने के दौरान ही राजकुमारी को त्रिशूल लग गया होगा। अब सारी परेशानी इस बात की थी, राजकुमारी के कक्ष में राजकुमार के होने की बात किसी को भी बताई नहीं जा सकती थी और आभूषण चोरी होने की सूचना भी छिपाई नहीं जा सकती थी। ऐसे सोच विचार कर राजकुमारी के कक्ष से आभूषण चोरी होने की सूचना राजसभा में पहुंचा दी गई। राजा को इस बात का पता चलते ही चोर को पकड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। सारे नगर में यह घोषणा करवा दी गई कि राजकुमार के आभूषण चोरी करने वाले चोर को पकड़कर लाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। जब राजकुमार ब्रज मुकुट के मित्र को इस बात का पता चला कि राजकुमारी के कक्ष से आभूषण चोरी होने की चर्चा चारों ओर हो रही है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी योजना सफल होते नजर आ रही थी। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, अब अपनी योजना को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे यह विश्वास था कि राजकुमारी आभूषण चोरी होने की सूचना तो अवश्य देगी, परंतु तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान देकर सुनो कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम एक साधु का भेष धारण करके यह आभूषण लेकर नगर के प्रसिद्ध जौहरी के पास जाओ और आभूषण दिखाकर उससे यह पूछो कि क्या यह आभूषण असली हैं तो इनका मूल्य क्या है। यदि वह तुमसे कुछ पूछे तो तुम केवल इतना ही कहना कि यह आभूषण तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दिए हैं और उन्हीं की आज्ञा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके मित्र ने उससे कहा था। वह साधु का भेष धारण करके नगर के प्रसिद्ध जौहरी के पास पहुंचा और उसने साधु से पूछा। जौहरी के पास पहुंचा, आभूषण दिखाई। जौहरी चौंक उठा। उसने साधु से पूछा, यह आभूषण आपके पास कहाँ से आए हैं महाराज? मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आप यह देखकर बताएं कि यह आभूषण असली हैं या नकली। राजकुमार ने कहा, 100% असली आभूषण हैं और बहुत कीमती भी। क्या तुम इन्हें बेचना चाहते हो? जी नहीं, हम साधु संत मोह माया में नहीं पड़ना चाहते, राजकुमार ने उत्तर दिया। जौहरी ने राजकुमार को बातों में उलझाए रखा और चुपके से सिपाहियों को बुलवा लिया। सिपाहियों ने तुरंत राजकुमार को पकड़ लिया और सीधे राज दरबार ले जाकर राजा के सामने पेश कर दिया। यह आभूषण तुम्हारे पास कहाँ से आए? राजा ने पूछा। जी महाराज, यह तो मेरे गुरु ही बता सकते हैं, उन्होंने ही मुझे जौहरी के पास भेजा था, राजकुमार ने उत्तर दिया। राजा ने साधु बने राजकुमार ब्रज मुकुट के गुरु को बुलवाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में राजकुमार का मित्र गुरु के रूप में दरबार में पेश हुआ। जब राजा ने उससे उन आभूषणों के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा, महाराज, मैं सब कुछ सत्य बता दूंगा, लेकिन आप भी पहले एक वचन दें कि दोषी को अवश्य ही दंड देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें महात्मन, निर्भय होकर सारी बात बताएं। जो भी अपराधी होगा हम उसे दंड अवश्य देंगे। राजा ने कहा, महाराज, हम लोग तो साधु संत हैं और जंगल में रहकर तप साधना करते हैं। प्रतिदिन की तरह ही मैं कल रात भी अपने इस शिष्य के साथ साधना में लीन था कि तभी एक सुंदर कन्या आती है और मेरे शिष्य को
अपने रूप जाल में लुभाने का प्रयास करने लगी। उसने अपने सारे आभूषण भी मेरे शिष्य को सौंप दिए, किंतु मेरा शिष्य उसके जाल में न फंसा। जब वह जोर जबरदस्ती करने लगी तो मैंने अपने त्रिशूल से उठाकर उस पर वार किया, जो उसकी बाईं जांघ पर लगा। तब वह कन्या वहाँ से भाग खड़ी हुई, लेकिन उसके सारे आभूषण वहीं पर रह गए। आज प्रातः मैंने यह आभूषण अपने शिष्य को देकर जौहरी के पास भेजा, ताकि पता चल सके कि यह आभूषण किसके हैं, ताकि मैं उस कन्या की धृष्टता की शिकायत इस नगर के महाराज से कर सकूं। राजा ने जौहरी से पूछताछ की तो उसने भी यह स्वीकार किया कि साधु ने उससे आभूषण बेचने की बात नहीं की थी। अब राजा दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसने साधु को वचन दिया था कि जो भी अपराधी होगा उसे दंड अवश्य देगा। उसे अपराधी अपनी पुत्री पद्मावती ही नजर आ रही थी। उसने अपनी रानी से कहा कि वह पद्मावती की बाईं जांघ पर त्रिशूल के निशान की जांच करे। रानी ने जब जांच की तो इस बात को एकदम सत्य पाया। उसने इस बात की सूचना राजा को दे दी। राजा ने अपने दरबारियों से विचार विमर्श करके पाया कि सचमुच उसकी पुत्री पद्मावती ही वास्तव में दोषी है, इसलिए वह दंड की भागी है। सब कुछ अच्छी तरह सोच विचारने के बाद राजा ने यह घोषणा की कि सारी बातों और तथ्यों को देखने एवं सुनने के बाद यही सिद्ध होता है कि हमारी पुत्री राजकुमारी पद्मावती दोषी हैं, अतः उसे देश निकाले का दंड दिया जाता है। साथ ही कहारों को यह आदेश दिया जाता है कि वह राजकुमारी पद्मावती को डोली में बिठाकर इस नगर की सीमा से बाहर छोड़ाएं। राजा के आदेश पर तुरंत ही पालन हुआ और राजकुमारी पद्मावती को नगर की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया। वहाँ पर राजकुमार ब्रजमुकुट और मित्र उसका वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वे उसे लेकर अपने वापस लौट आए। इस तरह से ब्रजमुकुट को अपनी राजकुमारी मिल गई। बेताल कथा सुनाने के बाद बोला, तुम तो न्याय प्रिय राजा हो। भले ही राजकुमार के मित्र ने जो कुछ किया वह केवल अपने मित्र और उसकी प्रेमिका को मिलाने के लिए किया, लेकिन राजकुमारी पद्मावती को जिस अपराध की सजा दी गई वह तो उसने किया ही नहीं था। ऐसी स्थिति में वास्तव में दोषी कौन है, राजकुमार, उसका मित्र, या फिर उस नगर का राजा? विक्रम कुछ क्षेत्र तक चुप रहा। बोलो विक्रम, बोलो, वास्तव में दोषी कौन है? तो सुनो बेताल, राजकुमार ब्रजमुकुट तो राजकुमारी पद्मावती के प्रेम में दीवाना था, और प्रेम में सब कुछ क्षमा योग्य होता है। उसके मित्र ने मित्रता का कर्तव्य निभाया, लेकिन राजा ने बिना सोचे विचारे न्याय किया। उसने पद्मावती को अपने पक्ष में कुछ भी कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया। अतः वास्तव में दोषी उस नगर का राजा है, जिसने बिना सोचे समझे न्याय किया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, परंतु मेरी शर्त भूल गए। तुम बोल पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यह कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से स्वतंत्र होकर वापस शमशान की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते वह बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, और मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे आना व्यर्थ है। तुम लौट जाओ विक्रम। यह साधु ध्रुत है, जिसने तुम्हें मुझे लाने के लिए भेजा है। तुम उसकी बातों में मत आओ, लौट जाओ। लेकिन विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने तो साधु को वचन दिया था कि वह बेताल को अवश्य लेकर आएगा। अतः वह बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।